रीढ़ की हड्डी में कहाँ-कहाँ ऑपरेशन कराना चाहिए और कहाँ इसको बचा जा सकता है, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मनीष यादव, राष्ट्रीय आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक कानपुर, उत्तर प्रदेश। आज जो हमारे कमेंट बॉक्स में लगातार हमें पता चला कि एक ही प्रश्न आता है, सर मैं ऑपरेशन करा लूँ कि नहीं करा लूँ, सर आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी हो जाता है हमें अपनी थोड़ा-सा एमआरआई के बारे में जानकारी हो और हमें इतना पता हो कि हम ऑपरेशन कराने के बाद कितने परसेंट सफल हो सकते हैं। लगातार हम जिस भी डॉक्टर ने जब एक बार सर्जरी बोल दी होती है, तो लगातार कहीं न कहीं एक चीज़ कॉमन हो जाती है। हम जब भी किसी नए डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक ही चीज़ बोलता है, सर्जरी करा लो, सर्जरी करा लो, सर्जरी करा लो। इसको आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। हर किसी के घर में कहीं न कहीं फीमेल्स जो है कॉस्मेटिक के सामान को यूज़ तो करती ही हैं। तो जब वो कॉस्मेटिक का सामान लेने जाती हैं, तो जिस दुकान पे भी जाती हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। जो प्रोडक्ट आपका पति या पत्नी या घर में बच्चे कॉस्मेटिक के लिए माँगते हैं या किसी भी शॉप पे जाएँ, वो व्यक्ति जो सामान माँग रहा है, परंतु शॉपकीपर क्या करता है, ये जिसके पास वो सामान नहीं है, तो वो क्या कहता है, "अरे मैडम, इसको छोड़िए, इससे अच्छा तो ये सामान है, इसको लीजिए, ये उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है।" ठीक सर्जरी में भी ऐसा ही होता है। जो सर्जन है, उसकी मुख्य रोज़ी-रोटी ही हमारी सर्जरी है, तो वो हमेशा फ़ोकस ही सर्जरी पे करता है कि उसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी करने वाले केस मिलेंगे, वो उसी से ही उसकी चीज़ें जीवन याचिका चलती है। तो हमें इस बात को सबसे पहले नोटिस करना चाहिए। हम कितने परसेंट फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन के पास जाते हैं? हम बहुत कम, या हम यूँ कह दें, जब भी बात न्यूरो फिजिशियन की होती है तो ज़्यादातर हम न्यूरो सर्जन के पास पहुँचते हैं, ना कि फिजिशियन के पास। या हम बात जनरल फिजिशियन या आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर की करें, तो जब भी हमें इलाज लेना होता है, कोई टेंशन होती है, तो हम क्या कहते हैं, आज अगर बीमारी हुई है तो कल तक ठीक हो जाए, इतनी जल्दबाजी में रहते हैं। हम सोचते समझते नहीं हैं। ये हमारा काम है कि हमें सोचना समझना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है, 15 दिन दवाई खा कर के देख लो, नहीं आराम मिले तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आप ऑपरेशन कराना नहीं चाहते हो, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो। वो डॉक्टर भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है, 1 महीने दवाई खा कर के देख लो, नहीं आराम मिले तो फिर ऑपरेशन करा लेना। क्यों? जब आप दूसरे डॉक्टर के पास से नए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले सर्जरी का नाम ही छोड़ कर के आप भागे हैं, ये सामने वाले डॉक्टर को पता है। इसीलिए वो आपसे कहता है पहले 15 दिन दवाई खा कर के देख लो, और दवाइयों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता नहीं है, क्योंकि मैं सभी डॉक्टर्स को नहीं बोलता हूँ, पर हाँ, कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको सर्जरी करनी है, वो ये नहीं चाहते कि हम वो दवाइयाँ लिखें जिससे सर्जरी टाली जा सके। तो वो आपको ऐसी दवाइयाँ नहीं रिकमेंड करते हैं, जिससे कि आपकी सर्जरी टले या फिर आप उस चीज़ को बना सकें। तो वो सर्जरी पे फ़ोकस करते हैं, जब वो सर्जरी पे फ़ोकस करते हैं, जब आपकी तकलीफ बढ़ेगी तभी आप ऑपरेशन करवाएँगे। तो वहाँ दवाइयाँ भी वैसे ही मिलती हैं। हमें सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम सर्जन के पास गए हैं, तो वो सर्जन को हमें बाईपास करना है सबसे पहले, अगर सर्जरी नहीं करानी है तो। अब बात आती है किन-किन केसेज़ में सर्जरी ही कंपल्सरी हो जाती है, जहाँ बिना सर्जरी के काम नहीं चल सकता। तो देखिए, जब आपकी एमआरआई में स्क्यूटेशन शब्द नाम लिखा हुआ आ जाए, डिस्क स्क्यूटेशन हो गया है, तो फिर ये मान के चलिए कि उस केस में बिना सर्जरी के सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, जैसे कोई व्यक्ति ऊँचाई से गिर गया है, गाड़ी से गिर गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ट्रॉमा इंजरी हो गई है, जिसमें रीढ़ की हड्डी कई भागों में टूट गई है, और टूटने के अलावा वो उसके टुकड़े किसी मांसपेशी को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो भी उस केस में सर्जरी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती है। सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होता है, तो हमें उसको उसी तरीके से देखना चाहिए, जब तक हमें बचना है तब तक बचाना चाहिए। ये कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे जब वर्टिब्रा बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, तो फिर उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं बनता है, वहाँ पे सर्जन का ही काम है। मैं सर्जरी की बुराई नहीं करता, सर्जरी बुरी चीज़ नहीं है, परंतु कुछ सर्जन अपनी कमाई के एवज में वो ना होने वाली सर्जरी को भी सर्जरी में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, परंतु सभी सर्जन ऐसा नहीं करते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ हो जाती है, एक बहुत ज़्यादा जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो बॉडी में डिकम्प्रेशन फ्रैक्चर होता है। यानी जैसे कि हमारे घर में आलू को हम लोग कुकर में उबालते हैं, फिर उसके बाद एक दबा देते हैं, उसको बोलते हैं भसकना। यदि हड्डी कमज़ोर होकर के भसक करके टूट जाए, तो उस केस में भी
कई बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और कई बार बिना ऑपरेशन के भी ठीक होता है। ऑपरेशन की जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पे वर्टिब्रा 2 से 3 भाग में टूट गई हो, वहां पे ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। वो स्पाइनल कॉर्ड में जाकर टकरा रही हो, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रही हो, तो फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार एक बीमारी होती है श्रिंक। स्पाइनल कॉर्ड में जो है जो तरल पदार्थ बना होता है उसकी एक पुट्टी बन जाती है, श्रिंक बोलते हैं उसको। यदि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को रीढ़ की हड्डी में श्रिंक नाम की बीमारी है तो भी वह बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती, इसमें भी ऑपरेशन की ही जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब एक बात आ जाती है कि डॉक्टर साहब हमारी तो माता जी की या पिताजी के या भाई के या रिश्तेदार के रीढ़ की हड्डी की नस दब रही है, तो क्या इसमें ऑपरेशन कराना चाहिए? तो मेरा मानना है 90% ऐसे केसेस में किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आपका डॉक्टर चाह ले तो बिना ऑपरेशन के से ठीक कर देता है। अब उसमें भी ऑपरेशन यदि बोला जाता है तो हमें क्या उपाय है उसके बचने के, या हम कैसे पहचाने कि वो सर्जरी सफल होगी कि नहीं होगी? हम बात करते हैं सफल होगी कि नहीं होगी। देखिए, सर्जरी में 3 ही 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि जहाँ पे नस दबने की, वहां पे सबसे ज्यादा कॉमन सर्जरी है डिसेक्टोमी। डिसेक्टोमी में गद्दी को काट के निकाल दिया जाता है। एक होता है प्लेटिंग, 2 वर्टिब्रा पे एक प्लेट लगा करके उसको स्क्रू से टाइट कर देते हैं और डिस्क के प्रेशर को कम कर दिया जाता है। और तीसरा होता है लिनेक्टोमी, जिसमें वर्टिब्रा के चारों तरफ जो लेमिना होता है उसको कट कर दिया जाता है, तो नस पीछे की तरफ चली जाती है। लेमिनेक्टोमी से मरीज को आराम मिल जाता है। चौथा टेक्निक कह सकते हैं इसको कि जैसे कि कोई भी सर्जरी करनी है तो पहले के जमाने में होता था कि एक बड़ा चीरा लगता था और आज के जमाने में एक छोटा चीरा लगता है। तो डॉक्टर इसलिए वो मरीज को ये बोल देते हैं परेशान ना हो, बहुत छोटा चीरा लगेगा। चीरा छोटा हो या बड़ा हो, गद्दी तो आपकी कटनी ही है ना। चाकू इतना सा चले और चाहे इतना सा, जो उसमें अंदर चेंजेस करने हैं उसी चेंजेस को करने के बस तरीके में बदलाव किया जाता है। यानी कि ऊपर से वो छोटा चीरा होता है, काम अंदर वही करना है। यदि हमें लेमिना काटना है तो लेमिनेक्टोमी कहलाएगी, डिस्क को काटना है तो डिसेक्टोमी कहलाएगी। वो बात अलग हो जाती है कि हम इसको टोटल ओपन करके कर रहे हैं या छोटे छोटे कैमरे के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये एक अलग बात हो जाती है। एक बात आ जाती है कि एक केस होता है टीबी का केस, जिसमें ट्यूमर वगैरह, गांठ वगैरह या सिस्ट वगैरह बन रही होती है। इसमें ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? तो ऐसे केसेस में बहुत जरूरी हो जाता है कि ये हम जान लें कि हमें ट्यूबर की गांठ है या नहीं है। उसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की जांचें हैं, उस माध्यम से पता किया जा सकता है। यदि गांठ हमारी नर्व रूट को टच कर रही है तो ऑपरेशन कराना मजबूरी है, आप ऑपरेशन कराएं। साथ ही साथ टीबी का इलाज पहले कराएं, उसके बाद उस गांठ का ऑपरेशन कराएं। यदि आप पहले ऑपरेशन टीबी की गांठ का ऑपरेशन कराते हैं, बाद में टीबी की दवाई चलाते हैं, तो कई बार इसमें जान का खतरा बना रहता है। दूसरी चीज, कैंसर की कोई गांठ हमारे रीढ़ की हड्डी के पास में बन रही हो तो भी एक खतरा है, तो उस समय पे भी ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ बातें रही विशेष तौर पे ऑपरेशन के लिए, किन किन वजहों पे हमें ऑपरेशन कराना चाहिए, कौन से ऑपरेशन होते हैं। सफलता की दर निर्भर करती है ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पे। सारे डॉक्टर यही कहते हैं हमारे 100% केस सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन यदि इस बात को जानना है तो जिसने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया है, कम से 3 साल हो गए हों, तो उस व्यक्ति से पूछिए 3 से 5 साल में यदि उसको बीमारी नहीं आई है तो उस डॉक्टर से आप इलाज करा लें। दूसरी चीज, रीढ़ की हड्डी में जो भी आप ऑपरेशन कराते हैं वह 3 साल में दोबारा बीमारी को जन्म दे ही देता है, तो प्रयास करें कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से बचें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।